हेलो मैम, आई एम योर रेगुलर व्यूअर। मेरे हस्बैंड मुझसे और बच्ची से ज़्यादा अपने दोस्तों को वैल्यू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब से जॉब से आने के बाद दोस्तों के साथ घूमते हैं, घर पे जितना देर रुकते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, बस रात में खाना खाकर सो जाते हैं। फैमिली टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। मैं काफ़ी इग्नोर करती हूँ, फिर भी मुझे बहुत ही इरिटेशन होता है और अब जेलसी भी होने लगी है। क्या करूँ? मुझे ऐसा लगने लगा है कि उनकी लाइफ में मेरा कोई प्लेस नहीं है। मैं बोलती हूँ बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं। इस तरीके की डेली लाइफ के अपने हस्बैंड से रिलेटेड, सास ससुरों से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फिर अपने मन में चल रही और कोई उधेड़-बुन, सभी मुद्दों से जुड़े हुए ढेरों क्वेश्चन इसमें आते हैं। एपिसोड अभी ये 85 है, इसमें 164 कमेंट आए हैं और कुछ ऐसे होंगे जो पिछले जिनको फ़ायदा हुआ जवाबों से या एडवाइस से अप्लाई करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको मिले लाइफ में, उनके होंगे। कुछ के जस्ट मेरे लिए बेस्ट विशेज़ होंगी, लेकिन काफ़ी इसमें क्वेश्चन होंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि 164 में से हर एक प्रश्न को पढ़ के उसका समुचित जो भी हो सकता है रिवर्ट बैक मैं कर दूँ। तो चलो आज इन प्रश्नों के सवाल ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। अब जो ये प्रश्न मैंने पढ़ा था कि ये घर में आने के बाद मोबाइल में अपना बिजी रहते हैं, फैमिली टाइम नहीं है और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, है ना। तो आपको ये कहने से अब अगर फ़र्क पड़ता तो पड़ जाता, ठीक है। अब आपको दिमाग से इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो कुल मिला के उनको अपनी जॉब में मजबूरी कह लो या जो भी है, उनको अपनी जॉब में ठीक लग रहा है, वो वहाँ पर हैं। फ़ोन सबके लिए ही है कि कुछ ना हो फ़ोन चला लो, ठीक है। दूसरा वो एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अब जो लड़के लड़के दोस्तों में बातें करते हैं, हम वो लेवल की बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके लाइफ में होने के बावजूद भी वो आपके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। इसके पीछे का सिंपल सा एक साइकोलॉजिकल कारण है। अगर हम भी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर फेस पे एक पर्टिकुलर बंदे के साथ हमें टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे पास बात करने के लिए कोई ढंग का टॉपिक नहीं है, या जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो किसी ऐसी डायरेक्शन में जाए जो हमें पसंद नहीं है। तभी तो हम बात करना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना होते हुए भी ना होना, ये वाली चीज़ तभी आती है ना। तो अगर हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं तो सेम चीज़ यानी उनके साथ हो रही है। अब आप कर क्या सकते हो भाई, पति है, अगर घर की कोई परेशानी है या कोई उसका काम है, हम उसे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, ठीक है ना। तो पत्नियां इस मामले में गलत नहीं है, लेकिन अगर पति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे और केयरलेस तरीके से अलग हट रहे हैं, हमें करना क्या है, धीरे धीरे उनको वहाँ पर लाना है। पहले जब वो धीरे धीरे हमारे साथ टाइम बिताने में कंफर्टेबल होने लगेंगे तब हमें उन्हें अपने काम आगे बताने हैं, ठीक। अब वो आएंगे कैसे? कोशिश करो जो भी अब आपकी रेगुलर बातें होती हैं उसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये आप समझ लो, ठीक है। तो आपको कुछ अलग टॉपिक पर अलग तरह से बातें करनी शुरू करनी है। उनको एक फ्रेशनेस, एक चेंज सा लगे, किसी भी तरीके से वो आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक पे बात करने में वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, या आपके क्या करने से वो थोड़े से पॉजिटिव आपके तरफ को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको जस्ट कीप ट्राइंग कर रही हैं, ठीक है। बातें आप बदल के कर लो। जिस मुद्दे पे आप हमेशा करते हो उन मुद्दों पे बात मत करो, नॉर्मल मुद्दों पे बात करो जिन पे आज तक आपने कभी नहीं की, है ना, लाइट मुद्दे। तो कुल मिला के जब उन्हें लगेगा ना कि हाँ मतलब बात भी हो रही है और मुझे इसने कोई काम भी नहीं बताया, कोई ताना भी नहीं दिया, कहीं जाने को भी ज़्यादा नहीं बोला, जस्ट बातें हुई हैं, तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे आपका और उनका एक वेवलेंथ सेट हो जाएगा। थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा टाइम, एक बॉन्डिंग आपकी बनेगी। तो जैसे वो अपने दोस्तों के साथ जेल कर रहे हैं ना, कई बार उनको लगेगा कि यार घर पे भी ठीक ही लगता है। मेन ये करना है हमें कि उन्हें ये महसूस हो कि घर पे भी ठीक ही लगता है। अभी क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं, आप एकदम से सोचती होंगी कि इन्हें काम बताऊं या कुछ भी है कि ये रोमांटिक हो जाएं या बच्चों के साथ एकदम आइडियल हस्बैंड मटेरियल बनना भी उतना ही मुश्किल है जितना एक आइडियल हाउसवाइफ, आइडियल होम मेकर, आइडियल मॉम बनना। तो एक चैलेंज है ना, इसीलिए हर कोई लेडी इतना परफेक्टली सब कुछ नहीं कर पाती। तो इसी तरीके से अब हमारे पास तो औरतों के पास कोई चॉइस नहीं है, हम घर में रहेंगे, बच्चों को चाह के भी नहीं छोड़ सकते, करना ही है। खाना हमें 7 रंग का नहीं आता, हम सिंपल बनाएंगे,
है ना। घर में रह रहे हैं, कब तक गंदा छोड़ेंगे, करना ही है। लेकिन आदमियों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो जॉब पे जाके और दोस्तों के साथ बाहर इधर उधर, फिर फ़ोन में, तो वो अपना मैक्सिमम टाइम बाहर बिता सकते हैं। घर में मिनिमम टाइम बिताएंगे तो वो साधारण आसान वाला जो रास्ता है ना वो पकड़ लेते हैं। आपको उन्हें पर्पजली घर में रोकने के लिए अपनी कोशिशें करनी चाहिए। जो मेन सबसे बड़ा वो वही है कि जो बातें हो रही हैं ना फ़िलहाल जिन टॉपिक्स पे हो रही हैं, आप उनके टॉपिक्स बदल के कुछ और बात करो, कुछ और तरीके से अपने आप को पेश करो, अपने घर को पेश करो। कुल मिला के उनको ये समझ में आए कि घर में भी रहा जा सकता है। जब वो रहने लगेंगे धीरे धीरे तब आपकी बातें सुनेंगे। मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एमकॉम कर रही हूँ, मेरा आंगनवाड़ी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ज्वाइनिंग कर लूँ या पढ़ाई पे फोकस करूँ, जॉब के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर पढ़ाई कैसे करेंगे, प्लीज़ सजेस्ट की क्या करना चाहिए। देखो ये है पंचायत वाला वो कि अगर आप में इतना कैलिबर है कि आप इससे ऊपर की जॉब कर सकते हो क्वालिफाई, तो मैं सलाह नहीं दूंगी कि आंगनवाड़ी के लिए जाओ। आंगनवाड़ी कोई बहुत रेप्यूटेड वाला काम है नहीं। अगर आप एमकॉम कर रही हो और आप क्रैक कर सकती हो तो एटलीस्ट एक टीचिंग जॉब के लिए जाओ, है ना। क्योंकि अब आप सोचो ना फ़िलहाल ये कर लूँ और फिर वो किसी भी सरकारी नौकरी में आप चली जाएं तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि उसके बाद दूसरी जगह पे करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। और हो सकता है कि इस बीच में आपकी शादी वगैरह होने लगे, या अभी हो चुकी शादी तो आप जॉब के फॉर्मेलिटी वाले कामों में इतना उलझ जाओ, वहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस टाइम नहीं है, नाम ही नाम है। तो जो वो पंचायत में होता है ना सचिव जी के साथ, वो यही सोच के आए थे ना, जब तक बड़ी नहीं मिल रही ये ले लेता हूँ 20,000 की, फंस के रह गए। तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। अगर आपको लगता है कि आप इससे ऊपर की पोस्ट क्लियर कर सकती हो तो आगे के लिए ही जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल यहीं तक है, यही लग गई और इससे ज़्यादा नहीं होगी, हर एक को अपनी असलियत पता होती है, कहने के लिए हम कुछ भी कह दें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है देन गो फॉर इट, सेटल हो जाओ इसी में, जो करना है फिर वो जो भी फॉर्मेलिटी है, जैसे भी नौकरी है वो करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे भाई की 4 साल पहले शादी हुई। मेरी भाभी ने शादी के बाद ही कहा मुझे फुल फ्रीडम चाहिए और तुम प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले लो, हम मेरे मायके के पास रहेंगे। मेरे भाई से ये सब बात नहीं मानी तो मेरी भाभी ने फेक डॉरी का केस लगा दिया। मेरे भाई का अब उससे डिवोर्स हो गया। अब हम भाई की दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। एक लड़की है, उसका भी ऐसे ही डाउरी का कोर्ट में केस चला, अब उसका भी डिवोर्स हो गया है। क्या उससे करना सही होगा? ऐसा नहीं तो हमारे साथ फिर से धोखा हो जाए। अब इसका कोई सिर पैर नहीं है। शादी जब हम करते हैं ना तो कितना ही देखभाल के कर लें, अल्टीमेटली होता लॉटरी का टिकट ही है। लोग शादी के बाद कैसा रिएक्ट करेंगे ये कोई नहीं कह सकता, उसके खुद के माँ बाप को नहीं कर सकते पता कि हमारा बच्चा शादी के बाद कैसा करेगा। तो आप जस्ट उसका जो डाउरी का केस था, उनके ससुराल वाले होंगे, नाते रिश्तेदारों को पता होता है वो किस बात पे था, फेक था, असली था, सब पता चल जाता है। तो आप थोड़ा सा उसकी इंक्वायरी ज़्यादा कर लो जब दूसरी बार का केस है। लेकिन जब आपका बच्चा भी कहना चाहिए, अब कैसा भी हो आपकी गलती थी नहीं थी, एक माथे पे दाग तो लग ही गया ना शादी टूटने का। तो फ्रेश लड़की मिलना नहीं मिलना वो देखो कि पॉसिबिलिटी है नहीं है, नहीं तो अगर डिवोर्स ही मिलेगी तो भाई थोड़ा सा रिस्क तो देखो रहेगा। उसकी पुरानी चीज़ें उसकी भी रहेंगी, आपके बेटे की भी हैं। तो थोड़ा सा ये है कि इंक्वायरी कर लो ज़्यादा, बाकी ऊपर वाले का नाम लेकर डिसीजन लो। इसमें कोई किसी को वो नहीं कर सकता कि मैं गारंटी ले रहा हूँ। गारंटी आजकल कोई किसी इंसान की नहीं ले सकता। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड का किसी विडो लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग तक भी सुन ली। मुझे क्या करना चाहिए? उनका ध्यान सिर्फ मुझ पर हो। देखो भाई, मैं तो कहना चाहिए ऐसे आदमी को दोबारा अपने ऊपर ध्यान लाने के लिए कोशिश करूँगी नहीं। जो एक बार मेरे रहते किसी और की तरफ देख सकता है इस नज़र से, वो फिर मेरी तरफ ना ही देखे तो ज़्यादा अच्छा। मेरा मानना तो इसमें ये है। लेकिन अगर आपको आपका पति वापस चाहिए तो उसके लिए सीधा है कि आप अपना रौद्र रूप दिखाएं, उस विडो लेडी को भी, अपने पति को भी, उसे धमकी दें, डराएं कि आप क्या क्या कर सकती हैं बीइंग अ लीगल वाइफ, है ना। थोड़ी सी सामाजिक बेइज्जती, थोड़ी सी कानूनी धमकी, इन 2 चीज़ों से वो दोनों लाइन पे आ जाएंगे। और अगर उन्हें गलती का एहसास हुआ तो इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद आपके बीच में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आदत ही ख़राब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं होती इस जगह पे
तो मैं ना तो उनके अफेयर को तोड़ूंगी ना कुछ करूंगी। जस्ट ये होगा कि क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगती। जिसकी लाइफ में मैं हूँ, मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर रही हूँ, उसके बाद भी उसके पास गुंजाइश है दूसरी औरत के पास जाने की, मुंह मारने की, तो जा, फिर मेरे पास मत आ। सिंपल है। राम राम मैम, आपकी वीडियो समस्या अपने आप सुलझ जाती है, पर आज मुझे जानना है कि कौन से रिश्ते निभाने चाहिए और किससे कट कर देना चाहिए। मेरी ननंद मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखती। मेरे पापा की डेथ हुई तब भी उसने मुझसे पूछा तक नहीं। अब उसके ससुर चले गए तो क्या मुझे जाना चाहिए? आपके पापा के टाइम पे अगर उसने फ़ोन नहीं किया वो उसकी कमी, लेकिन अगर आप उसके ससुर के मरने पे नहीं जाओगी तो ये आपकी कमी रहेगी। इट्स ऑल अबाउट बीइंग टेक्निकली राइट। ठीक है। और दूसरी चीज़, कौन से रिश्ते रखने चाहिए, कौन से कट कर देने चाहिए। तो मैं पिछली बार भी यही कहा था, चाहे मेरी बातों से ये मैसेज जाता हो कि ये रिश्ते फटाफट तोड़ने में बिलीव करती है, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि हर रिश्ते में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो बने रहें। लेकिन अगर किसी रिश्ते की वजह से मैं अपने आप को खोने की कगार पे आ जाऊं, मुझे ऊंचा उठते देख के वो रिश्ते अंदर कुढ़ रहे हों, या मेरे बनते बनते काम को वो रिश्ते बिगाड़ रहे हों, तो फिर वो दोस्ती का हो, मैके का हो, ससुराल का हो, कुछ भी हो, आपका कितना भी प्यारा रिश्ता है, लेकिन अगर वो आपको अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रहा है, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, तो उस रिश्ते को छोड़ देना बेहतर है। ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंशियली, फिजिकली कुछ नहीं है, सिर्फ मेंटली है, तो कोशिश करनी चाहिए उसको सॉर्ट करने की। बहुत गाढ़ा रिश्ता ना हो, फॉर्मल रह जाए तो भी ठीक। तो मेरी सलाह तो यही है, अगर उसके ससुर की डेथ हुई है तो आपको जाना चाहिए। दूसरी बार किसी लड़के का आया है अब ये मैसेज, मेरी वाइफ मेरा खून पी रही है, क्या करूं? न्यूली मैरिड हूँ, 22 ईयर्स ओल्ड। वो चाहती है हम अकेले घर लेकर रहें, पर मैं मम्मी को कैसे बोलूं, वो क्या सोचेगी? और मेरी मम्मी 41 ईयर्स की हैं, हो चुकी हैं, मैं उन्हें अकेला कैसे रहने दूं? देखो, अपनी वाइफ को, न्यूली मैरिड है, जब आपने उनको शादी की थी, कुछ चीज़ें क्लियर करी जाती हैं तभी, है ना, कि भाई हमारा परिवार इस तरीके का है, हम साथ रहेंगे, या मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी। एक आध चीज़ हम कह के चलते हैं और लड़की उस पर अग्री कर जाती है। अगर वो लड़की कहती है या उसकी बातों से आपको लगता है कि उसके सपने कुछ ऐसे हैं कि मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, इस तरीके का ही सब कुछ है, तो फिर आपका डिसीजन बदलना चाहिए, अगर आपको अपने माँ बाप के साथ हर कीमत पर रहना ही रहना है। ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से थोड़ा सा भी आइडिया था और फिर आपने शादी कर ली ये सोच के कि बाद में एडजस्ट कर लेगी, तब तो आपकी गलती है, अगर उसने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर रखा था। अब मान लीजिए कि ये है कि पहले तो वो गऊ बन के आ गई, जैसे आप कहोगे वैसे मैं रहूँगी, और अब वो आते ही शुरू हो गई कि मुझे अलग घर लेना है, तो आप सीधे मना करेंगे कि मैं अलग घर नहीं लूँगा। ठीक है। आप यहीं रहेंगी। अगर मेरी मम्मी का बिहेवियर आपके प्रति गलत होता है, अगर वो टेक्निकली गलत होती हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रताड़ित करता है, किसी तरीके की परेशानी आपको करी जाती है, तब आप कहने के हकदार हैं। तब मैं बीइंग अ हस्बैंड आपके सपोर्ट में खड़ा होऊंगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा सम्मान की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन सिर्फ एक ये चुल कि नहीं मुझे तो रहना ही नहीं है यहाँ पे और मुझे कहीं और रहना है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे हो, ये कोई लॉजिक नहीं होता। अगर इतना है तो अपने मैके जाके रहो। सिंपल आप बोल सकते हो ये चीज़, क्योंकि बात यही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे औरतों की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं तो आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं मानूंगी मैं, होता है बहुत बार, लेकिन बात वही होती है, एक कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो आपको भी जब शादी हुई होती है पता होता है लड़की कैसी है। जब अब तो सोशल मीडिया, फ़ोन का ज़माना है, वो तो है ही नहीं कि आपको पता ही नहीं है वो नेचर में कैसी है। उसकी FB प्रोफाइल, सारी चीज़ें, उससे आप बात करते होंगे, आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि ये बाद में मेरे घर में रहेगी या तुरंत अपनी अलग सपनों की दुनिया में रह रहेगी। ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स उसके साथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, नॉर्मल इंसान मान रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी ठीक चलने की सिर्फ ये परिभाषा है कि बहू को आप इंसान मान लें ना, जैसे आप हैं, जैसे आपकी बेटी है, जैसे आपका बेटा है, वैसे ही बहू भी है। अगर इतना भी मान लें तो भी उसकी कंडीशन सुधर जाएं,
नहीं, लेकिन बहू है, सो रात को सबसे देर में सोएगी, सुबह सबसे जल्दी उठेगी, खाना सबसे कम खाएगी, सारे निर्जल व्रत करेगी, सबकी सेवा करेगी, वो बीमार हो जाएगी तो उसे कोई खाने को भी नहीं पूछेगा। ये हो रही हैं चीज़ें। इस वजह से मेरा सपोर्ट जो है वो हमेशा वो रहता है कि भाई ऐसे रिश्तेदार, ऐसी फैमिली किस काम की जो मतलब आप बहू लाए हो या स्लेव लाए हो, ये चीज़ नहीं करने देना। बाकी अगर आपके घर में उसको, बहू को एक इंसान की तरह रखा जा रहा है, ठीक ठाक पहनने ओढ़ने खाने पीने की हर तरीके की वो है, काम में सब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको स्लेव बना के रख रखा है, तो आप स्ट्रांगली अपने माँ बाप की साइड खड़े हो कि भैया तुझे हर तरीके से ही रख रखा है। अगर उसके बाद भी केवल एक ज़िद है कि परिवार तोड़ना है तो आई एम सॉरी, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। ठीक है, उसको भी एक आइडिया होना चाहिए कि मेरा पति सही चीज़ों पे मेरा साथ देगा, लेकिन अगर मैं बेफालतू की बातें करूँगी तो ये मेरा साथ छोड़ भी सकता है, ये बिल्कुल मेरे पल्ले में बंधा हुआ नहीं है। एक बीवी को जब ये अंदाज़ा होता है ना कि मेरा पति सही को सही और गलत को गलत कह सकता है, तो वो आपका कहना मानेगी भी और गलत काम करने से डरेगी भी। सिंपल लॉजिक ये होता है। लेकिन आप या तो उसकी सारी मान रहे हैं या तो अपने माँ बाप की सारी मान रहे हैं। आप में सही गलत को डिफ्रेंशिएट करने की या सही को सही गलत को गलत कहने की काबिलियत नहीं है। क्लैशेस तब होते हैं। अगर लड़का ये चीज़ सीख लेना तो आधे से ज़्यादा सास बहू वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, कि जब जिसकी एक्चुअल में गलती है वो समझ के उसको बोल सके कि हाँ आप गलत हो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं अकेली होती हूँ तो अच्छे से काम कर पाती हूँ, बट जब कोई किचन में मेरे साथ होता है, लाइक मेरी सास नंद कोई भी, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, अच्छे से काम नहीं कर पाती। अगर कोई गेस्ट आया तो भी मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। आपको अभी अपनी कुकिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा कुकिंग करोगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट्स इट। तो थोड़ी थोड़ी अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ खाने की, है ना, बनाओ, जितना ज़्यादा बनाती रहोगी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर नहीं फ़र्क पड़ता किचन में कौन है। उल्टा जब कोई आ जाता है ना तो हाथ और स्मार्टली चलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्प्रेस होते हैं आपकी कुकिंग से। हेलो दी, मेरी लव मैरिज है। मेरे जेठ जेठानी की भी दोनों हमसे 10 साल बड़े हैं। हमसे पहले शादी करने को दोनों तैयार नहीं थे, आखिरकार हमको पहले सगाई करनी पड़ी। एक हफ्ते बाद ही दोनों रेडी हो गए और उनकी भी सगाई हो गई। शादी के लिए भी दोनों रेडी नहीं हुए, हमारी शादी होते ही दोनों एक हफ्ते बाद रेडी हो गए, बट फिर घर वालों ने 3 मंथ का गैप देकर शादी की। हर चीज़ उनको हमारे बाद ही क्यों करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आर दे ट्राइंग टू यून अपन हैप्पीनेस और कॉपिंग अस। शी इज़ ऑल्सो जेलस ऑफ मी। अब तो मुझे लग रहा है जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तभी ये लोग भी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। आई डोंट नो इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आई एम फीलिंग ओवर शेडोड बाय देयर एक्शंस। ज़्यादा ओवर शेडोड आप फील करो मत। यहाँ पर उल्टा केस है कि आपकी जेठानी है। 99% में देवरानी का यही होता है, जो करेगी वही वो भी करेगी, या फिर देवरानी वही करेगी, वही सेम चीज़ जेठानी कॉपी करेगी। लेकिन शादी और एंगेजमेंट ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो आपका अलग सा केस है। लेकिन साड़ियों में, काम में, हर चीज़ में चलता रहता है ये देवरानी जेठानी का। या तो देवरानी कॉपी कर रही होती है, जेठानी, दोनों अपना अपना करें ना, ये केस कम मिलते हैं और वहाँ शांति रहती है। लेकिन आप इनके ओवर शेडो क्यों हो रहे हो? पहले आपने किया ना वो काम, बाद में उन्होंने किया, तो शेडो में तो वो आपकी चल रहा है, आप क्यों ओवर शेडो हो रहे हो? तो आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। और अगर वो आपको कॉपी कर रहे हैं तो भी आपको गुड फील होना चाहिए कि वो आपको अपने से बेहतर मानते हैं, उसी को तो हम कॉपी करते हैं। लेकिन मेन ये है, देखो सगाई और शादी का, मान लो वो रुके हुए हैं, उनको लग रहा है नहीं करनी नहीं करनी, लेकिन जब दूसरे को देखते हैं ना कि कर ली, ठीक हो गया, सब अच्छा लग रहा है, फिर उनका मन कर जाता है। नॉर्मल सी बात तो ये है ना, दूसरे की शादी होते देख के फिर उनका मन कर जाता है कि चलो भाई हम भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है, आप इस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो। और अगर जैसा आप सोच रहे हो वैसा भी है ना, तो भी परेशान होने की बात नहीं है। इट इज़ ओके। कॉपी इंसान उसी को करता है जिसे वो अपने से बेटर मानता है, ये बात याद रखना। तो आप खुश रहोगी जब वो आपको कॉपी करेंगी। उल्टा जब कॉपी करना बंद कर देंगी ना, जब लगेगा कि अरे क्या हुआ, मेरी कॉपी नहीं करी। इनका है कि डे रूटीन आपने टाइम शेड्यूल बताया, लेकिन मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, तो अकेले छोटे बच्चों के साथ नाइट शिफ्ट कैसे करें? अब छोटा बच्चा तो घर पे रहता होगा ना जब आप नाइट शिफ्ट करके आती होंगी। तो जो नाइट शिफ्ट में लोग रहते होंगे, मेरे आसपास में ऐसा कोई है नहीं, मैंने 1-2 का कभी रैंडम कोई रील वगैरह देखी है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से आके सीधे सोने की बजाय अपनी जो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सच एज एक्सरसाइज है, नहाना, पूजा करना, नाश्ता करना, ये सब वहाँ से आके करके उसके बाद वो फिर सोते हैं।
तो आप ये कर सकती हो। अब वो शेड्यूल इस तरीके का बनेगा कि आपका बच्चा मान लीजिए 11 बजे, छोटा वाला 11 बजे के करीब वो बच्चा भी आपके साथ सो जाए। आपको अगर 3 से 4 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए तो उसमें आप वहाँ से आने के बाद देखो कि आप मैक्सिमम कितने घंटे अब जग सकती हो। जितने में जग सकती हो उतनी देर में नाश्ता, हो सके तो दोपहर का खाना, ये सब चीज़ें सुबह प्रिपेयर कर दो। या फिर ऐसा हो कि भिगो के रख दिया, सिर्फ सीटी लगानी रह गई, ठीक है। बाकी कपड़े, लॉन्ड्री वगैरह इसका शेड्यूल रखो 4-5 बजे का, सो के उठने के बाद। फिर ये सब समेट समाट के घर संगवाया अपना, डिनर के बाद जॉब पे चले गए। इस तरीके का हो सकता है। मतलब कुल मिला के एक नींद की आपकी इमरजेंसी है कि आपको 3-4 घंटे वहाँ पे नींद आपको चाहिए ही चाहिए। अब उस टाइम पे वो बच्चा करेगा डिस्टर्बेंस, तो आपको उसका भी शेड्यूल ऐसा बनाना पड़ेगा कि उस टाइम पे वो भी आपके साथ सो जाए। घर में कुंडी लगा के सो, फ़ोन ऑफ करके सो। बजाय 6 घंटे की, 8 घंटे की टूटी फूटी नींद के बदले अगर आपने 2.5-3 घंटे की साउंड स्लीप ले ली तो आपका काम बन जाएगा। मैम मेरी सिस्टर के हस्बैंड आर्मी में थे, वो भी 10 लाख लगा दिए शेयर बाज़ार में, अब रिटायर हो गए। अभी 42 साल के हैं, फिर जॉब नहीं करते, खाली पेंशन से काम नहीं चलता। बच्चा बड़ा है, होम लोन जाता है। जॉब के लिए कहती है तो बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, तुम पैसे की भूखी हो। पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि काम नहीं करती और भी कुछ कुछ। प्लीज़ बताएं, वो जॉब नहीं कर सकती, ओनली 10th पास है। प्लीज़ मैम, उनके माँ बाप भी मेरी बहन को ही बोलते हैं, उसको नींद भी नहीं आती, उसको क्या करना चाहिए? जितनी पेंशन आ रही हैं आपकी बहन को उसी में ही मैनेज करना चाहिए। और जो शेयर बाज़ार में पैसे लगे हैं, बच्चे का फ्यूचर उससे बन जाएगा, वो डूबे नहीं हैं। अगर लगाए होंगे इस तरीके से तो वो आगे जाके जब तक बच्चे को एक्चुअल में ज़रूरत होगी वो मिल जाएंगे। फ़िलहाल जब आप काम कर नहीं सकते, हस्बैंड जा नहीं रहा, कह भी दिया आपने, तो जितनी पेंशन आ रही है उनके हस्बैंड को लगता होगा कि उतना सफिशिएंट है, तो सब्र करके उतने में ही आपको, आपकी बहन को अपना मैनेज करना चाहिए घर का बजट, ताकि घर में कलेश ना हो। पैसे की वजह से अगर आप रोज़ लड़ोगे ना, तो पैसे आए ना आए, आपका रिश्ता ख़राब होकर ना आपकी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। कम पैसों में काम चल जाता है, लेकिन पति पत्नी में क्लैशेज़ हों तो काम नहीं चलता। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, पर किसी बात पर सीरियस नहीं होते। कभी कुछ बोलना है मुझे तो भी मजाक में ही ले लेते हैं। बोलते हैं जिस दिन मैं सीरियस हो गया तुम देख नहीं पाओगी। मैं बोलती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर समय मजाक करो, पर दिन के 24 घंटे में 10 मिनट कुछ बोल रही हूँ, कुछ तो सुना करो। तो कुछ नहीं बोलते। शादी को 5 साल हो गए, आगे बेबी भी करना है, कुछ फाइनेंस की बात करो या हेल्थ इंश्योरेंस की, तो भी सुना अनसुना कर देते हैं। फिर मुझे टेंशन होती है, मैं क्या करूँ? घर का सब कुछ मैं ही देखती हूँ, पैसे का हिसाब, ये लास्ट लाइन में आपका हल जुड़ा हुआ है। घर का सब कुछ आप ही देखती हैं, पैसे का हिसाब। हेल्थ इंश्योरेंस करना है ऑनलाइन, आप खुद कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि मेल ही करेगा, ठीक है। इन्वेस्ट करने आप खुद कर सकती हो। गिन के 10 वीडियो देखो इन्वेस्टमेंट पे, बैंक में जाके पता कर लो, नहीं तो ऐप्स आती हैं, थोड़ा सा दिमाग फ़ोन में मारो, खुद कर लोगी। नहीं वो कर रही इन्वेस्टमेंट, आप कर लो, ठीक है। रही बात यह कि जी मजाक में रहते हैं, ठीक है, कम से कम गालियाँ निकाल के पत्नी पे हाथ उठाने वाले पतियों से तो बेटर हैं। माला नॉर्मल नहीं है, लेकिन बेटर तो हैं। तो जब तक वो सीरियस नहीं होते, उनको टाइम लग रहा है, तब तक आप जब इतना सोच रही हो तो जिम्मेदारी से उसका सोल्यूशन भी सोचो। प्रॉब्लम तो आपने सोच ली, सोल्यूशन अब वो नहीं निकाल रहे, तो उसका सोल्यूशन भी आप निकाल लो, खुद से अपने आप कर लो। दिक्कत वो होती पैसे आपके हाथ में ना होते। अब पैसे हैं तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करो, बजाय ये करने के कि तुम करो, खुद कर लो। मैम मेरी सेकंड हाफ पता नहीं ईयर की बेटी है, उसके किसी से नहीं बनती, सब बच्चों पे हाथ उठा देती है, किसी बच्चे के साथ मिल के नहीं रहती, अपना कोई सामान नहीं देती। मेरी नंद आने वाली है, उनके 3 बच्चे, मुझे अभी से टेंशन है, कैसे संभालूंगी, वो लोग बर्दाश्त नहीं करती। बेटा इसको, मतलब इस बच्चे को मैं कहना चाह रही थी कि उसको समझाना होता है कि बेटा अगर जो बच्चे सामान शेयर नहीं करते, अगर आप किसी के घर जाओ, उसके पास बड़ा सुंदर सा टॉय हो और वो आपको बिल्कुल ना दिखाए, है ना, आपसे लड़े उल्टा, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अब उसको क्या, ये 2 चीज़ें हो सकती है उसको डर हो कि उसके टॉय वगैरह तोड़ देगा कोई, तो उसको थोड़ी एश्योरेंस दो कि अगर अच्छा चलो कुछ ख़राब हो भी गया, हम आपको ला देंगे दूसरा, ठीक। या फिर जब आप जाओगे तो वो भी फिर आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर आप लड़ाई करते रहोगे। फ्रेंड्स के साथ पता है कितना मज़ा आता है जब मिल के खेलते हैं। तो कभी आप भी उनके बच्चों के साथ मिल के
और एक ग्रुप में थोड़ा सा 10 मिनट का कुछ खेल के दिखाओ तो उसको समझ में आएगा कि सबके साथ खेलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। धीरे धीरे, और उसका जो एंगर मैनेजमेंट है उसके लिए आपको करना होगा। उसको क्ले ला सकते हो, ये ऐसी वाली बॉल दे सकते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कई बार, वो बता नहीं पाते कि हाउ दे आर फीलिंग, और वो इधर उधर निकलता है फिर इस तरीके से। तो उसको आपको एंगर मैनेजमेंट थोड़ा सा सिखाना है। और दूसरा, साथ रहने के फ़ायदे। ये अगेन बड़ा क्वेश्चन है। टैगलाइन ये है कि अपनी कमाई से बनाए हुए जेवर अगर बंटवारे में ये ना दें तो कोई गलती तो नहीं है। तो नहीं है कोई गलती। जो चीज़ आपने जेवर अपने पैसों से बनाया है वो जब सास ससुर बंटवारा करते हैं उसके अंदर नहीं गिना जाएगा टेक्निकली। तो आप उसको अपने पास रख के बाकी का सास का चढ़ाया हुआ दे सकते हो कि इनमें से बंटवारा कर लो, जैसे भी करना है। नेक्स्ट, मेरे बच्चे नहीं, मैं टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, सिंगल हूँ, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, ना ही मेरी बात मानते हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ उनके लिए। ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है जब हमारा लाइफ पार्टनर भी नहीं है और बच्चे भी हमारे हाथ से निकलने लगते हैं। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। उनको बच्चा समझ के आप दूर रखना चाह रही होंगी लाइफ की सच्चाइयों से, लेकिन उनको आपको वर्ड टू वर्ड समझाना होगा कि बिना लाइफ पार्टनर के अकेले ये सब करना कितना मुश्किल है। कुछ काम उनको सौंपने चाहिए आपको, जैसे भी करें कि करने तुझे ही हैं। अपनी जो आप दुख झेल रही हो ना उनको उन तक पहुंचाओ बोल के कि इतनी परेशानी होती है, मैं ऑलरेडी इतनी हूँ, और आगे मतलब इसको बढ़ाओ मत, कम करो। ठीक है। हम अक्सर बच्चों से ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करें, लेकिन एक्चुअल में उन्हें सिचुएशन का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम किन अंगारों पे चल रहे हैं। तो उनको दिखाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली लाइफ हमारी कितनी मुश्किल है, बताना पड़ता उनको शब्दों से। तब शायद वो एटलीस्ट मदद ना करें, लेकिन अपने कुछ तो अपना आप को संभाल ही लेते हैं फिर। थैंक यू सुनीता जी, आपकी बातों से मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहती हूँ। बट एक समस्या है, हस्बैंड बेबुनियाद शक करते हैं, पूछो तो बातें करते हैं कि उसने क्यों देखा, तू बाहर क्यों गई, साड़ी क्यों पहनी, ब्लाउज़ का नेक डीप मत बनवाओ, टाइट कपड़े मत पहनो। अगर हम इन सबको एक लाइन में समेटें तो सिंपल है, आपकी ड्रेसिंग जो सेंस है वो डिसेंट होनी चाहिए। सिंपल एक लाइन में अपनी पहनावे को डिफ़ाइन अगर आप कर पाएँ कि आपको देखकर कोई आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट ना हो, तब आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो डिसेंट कहलाएगी। आप साड़ी पहनो, आप सूट पहनो, आप वेस्टर्न पहनो, लेकिन अगर आपका पहनावा इस तरीके का है कि ना चाहते हुए भी आदमी का ध्यान सेक्सुअल तरीके से आपके ऊपर जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पहनने ओढ़ने के तरीके में यानी कि गड़बड़ हो रही है। वो चीज़ बीइंग अ मैन उनको नज़र आ रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है। कई बार हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसी कपड़े पहन रहे होते हैं, हमें लगता है इट्स ओके, लेकिन बाहर वाले को लगता है देखने में कि शायद ये आदमियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है, वो प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस को इस तरीके से चेंज करो कि वो एक डिसेंसी वाला मैनर आ जाए। जब साड़ी पहनी है, अगर कमर पेट सब ढका हुआ है अच्छे से ठीक तरीके से, हल्की सी लाइन दिख रही है उसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन मैंने भी देखा है साड़ी के नाम पे इतना बड़ा पेट खुला रहेगा, पीछे से गले के नाम पे पूरा गला खाली रहेगा, है ना। कभी एक आध बार हो गया, चलो फंक्शन है कुछ है, एक आध पार्टी वेयर ब्लाउज इस तरीके का पहन लिया, लेकिन अगर आप डेली में ऐसे कपड़े पहन के फिर आप ये उम्मीद करें तो कोई आदमी बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता। उसको ये लगता है कि भाई क्यों पहन रही है ऐसे। तो थोड़ा सा अपनी आप ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे के देखो, उसे चेंज करके देखो, शायद उनका भी वो बेबुनियाद का जो शक है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे 2 बेटे हैं और मैं पति के साथ, पता नहीं क्या लिखा है आगे, ससुर के ही घर में ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, नीचे वाले में जेठ जेठानी सास ससुर रहते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पोर्शन में सिर्फ एक रूम है, उसी में मैंने किचन सेट की हुई है, आगे की छत खाली पड़ी है, नीचे वाला पोर्शन पूरा बना हुआ। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें स्पेस कम पड़ता है। मैं मेरे हस्बैंड से कह रही हूँ कि आगे वाली छत पर किचन बनवा लेते हैं तो शायद थोड़ा स्पेस बन जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरा ये डिसीजन ठीक होगा। ससुर के घर में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। कल को अगर जेठ ने हिस्सा मांगा
तो हमारा पैसा वेस्ट ना हो जाए एट्सेट्रा। क्या मुझे इसी घर को बनवा लेना ठीक रहेगा? अलग घर लेने के लिए भी फाइनेंशियल रेडी नहीं है, इस छोटे घर में गुजारा भी नहीं होता, क्या करें? जब दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं तो फ़िलहाल तो आपको यही करना पड़ेगा। बात यह है कि किचन बनवा लो, लेकिन ऐसे हाई फाई किचन मत बनवाओ जिसमें आपके कई लाख रुपए लग जाएं। सिंपल सी बनवा लो, काम आपका इस टाइम पे चल जाएगा। जब अपना घर बनाने की वो होगी तो ज़्यादा पैसे, तो समझदारी वही है कि जब पैसे अलग लगा रहे हो, ज़्यादा लगा रहे हो, तो अलग प्रॉपर्टी में लगाओ। साझे की प्रॉपर्टी में तो गड़बड़ रहेगी फिर आगे। चलो नेक्स्ट। एक यह है कि जब मैं गुरु घर जाती हूँ तो रोना आता है, पाठ करने का मन नहीं करता, भगवान के भजन सुनती हूँ तो रोना आता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, पहले मुझे भी लगता था। जब मैं वैष्णो देवी जाती हूँ या जब मैं अभी माता के मंदिर गई थी, वहाँ पर होता है मेरे साथ कि मेरे आंसू रुकते ही नहीं। तो ये जब मैंने इस पे 1-2 वीडियो देखी या कुछ और है, तो इसमें यही होता है कि जब आपका कनेक्शन भगवान से एक और लेवल आगे का हो जाता है ना, जब आंखों से आंसू ये सब चीज़ें बहती हैं, तो इट्स फॉर्म ऑफ, कहना चाहिए, बॉन्ड जो हम उनके साथ क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि पाठ करने का मन नहीं करता, ये गलत है। मन तो करता है, लेकिन जब मन हो रहा होता है और हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम इतने कनेक्टेड हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी आंसू बहते हैं, जबकि लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये नॉर्मल है, ये बस एक भक्ति का अगला दर्जा है जो आप प्राप्त कर चुके हैं, तो ये इट्स अ गुड थिंग। सक्सेस स्टोरी। हाय सुनीता, आई वांट टू शेयर माय स्मॉल सक्सेस स्टोरी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हम दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बट अभी 1 महीने से थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। कुछ भी मजाक करूं तो उन्हें बुरा लगता था, और जब उनका मन होता था तो मुझसे अच्छे से बात करते थे। इन बातों को लेकर 2 बार हल्का फुल्का झगड़ा भी हो गया, बट वर्क नहीं किया। फिर मैंने आपका ट्रिक अपनाया। जब वो मुझसे मजाक करने आए तो मैंने कहा, अच्छा आप मुझसे मजाक कर रहे हो, अभी मजाक करने का मूड है तो मुझे बता दिया करो कब मूड रहता है, मैं वैसे मजाक कर लूँगी। एंड ही सडनली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, एंड उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। लव यू डियर, गॉड ब्लेस यू। चलो, अच्छा लगता है जब ऐसे पता चलता है कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, किसी की लाइफ पॉजिटिवली अच्छी हो गई। नेक्स्ट, मैंने बीकॉम और जेबीटी किया है, ये मैं पढ़ चुकी। पाउडर सिंदूर के बारे में है, स्कूल में लिक्विड सिंदूर लगाते हो या ड्राई? मैं तो ड्राई ही लगाती हूँ, और देखो अभी भी भर रहा है, स्कूल से ही आई हूँ। बात यह है कि मेरी थोड़ी सी ड्राई, थोड़ी नहीं एक्चुअली ज़्यादा, मेरी ड्राई स्किन है, तो वो बहने वाला पसीना मुझे फेस पे या सिर में बहुत कम आता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, उनका सिंदूर बह जाता है, ये होता है एक रीज़न। तो इस वजह से मेरा तो चलता है, मैंने लिक्विड सिंदूर कभी भी नहीं लगाया। शुरू से 18 साल हो गए, मैं पाउडर वाला ही लगाती हूँ। ठीक, नेक्स्ट। मेरी 2 जिठानियाँ हैं जो सगी बहनें हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए, जब से मैं शादी होके आई हूँ। 15 साल तक मुझसे नहीं बोली, उल्टा बाहर लोगों से मेरी कुछ झूठ बोलकर चुगलियाँ कर रही। अब उन दोनों बहनों की आपस में नहीं बन रही, बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी के लायक, तो मुझसे बोलना शुरू कर दिया। अब बोलती हैं परिवार के बिना काम नहीं चलता, जबकि 15 साल उन्हें कोई मतलब नहीं था मुझसे। क्या मुझे उनसे बोलना चाहिए? फॉर्मल बातचीत करो, ठीक है? रिश्ता तोड़ने में कोई समझदारी नहीं है, फॉर्मल बातचीत कर लो। वो बहनें हैं, बहनें ही रहेंगी, आज को नहीं पट रही कल को फिर पट जाएगी। लेकिन आप 15 साल बिल्कुल अकेले नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आना जाना थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा, लेकिन काम काज में सब खड़े दिखते हैं ना, तो सच में तभी अच्छा लगता है। तो नॉर्मल रखो, बहुत ज़्यादा ना उन्हें अपने अंदर बहुत मतलब इमोशनली अटैच होने दो खुद को, और ना ही उनको ये मौका दो कि वो आपके परिवार में बिल्कुल यहाँ तक घुस जाएं। नॉर्मल अपना आना जाना, आए बैठे बात करी, चाय पानी, हाल चाल, इतना। कोई बर्थडे एनिवर्सरी बुलाए, चले गए, आपने बुला लिया, इतना कर लो, नॉर्मल। दी, मैं सिलाई करती हूँ, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। मेरे हस्बैंड बोलते हैं 1 साल कंप्लीट हो गया तो दिन के 2 ब्लाउज सिल नहीं पाती, तो दी मैं कैसे मैनेज करूँ? 1 साल काफ़ी होता है सच में, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, थोड़ा सा काम करो उस पर। कहाँ पर टाइम सबसे ज़्यादा जो है आपका खर्च हो रहा है, कौन से स्टेप पर, है ना? और कुछ लोग ही ये रहती है कि वो करते ही तसल्ली से हैं, लेकिन हो सकता है जल्दी वाला बिगाड़ दे, आप एक बार में परफेक्ट सिलती हो तो भी इट्स ओके। अभी जिस टेलर से आजकल मैं सिलवा रही हूँ, उनको नाप लेने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी तरीके से 1-1 इंच ये वो, अगर 3/4 भी है ना इंच का, तो 3/4 ही नापेंगे, उतना ही लिखेंगे, लेकिन फिटिंग एक बार में ही बिल्कुल सही आ जाती है ना?
चाहे किसी भी साइज़ की महिला वहाँ गई हो। और दूसरी तरफ जो मेरा इससे पहले वाला था टेलर, वो फटाफट सिल देता था, लेकिन उसका कभी होता था कि सही आ गई फिटिंग, कभी मुझे उसे दोबारा देना पड़ता था कि यहाँ से टाइट रह गया, यहाँ से ढीला। तो ये फ़र्क होता है। अगर आपके वो परफेक्ट सिलते हैं तो एक दिन में अगर एक भी सिल रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि भले टाइम लगा के सिल रही हूँ, लेकिन एक बार में फाइनल हो जाता है। अब अगर ये भी नहीं है और स्पीड भी नहीं है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तब आपको कोशिश करनी है कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, उस स्टेप को किसी भी रूप में कि कैसे ये जल्दी होगा, उसको आपको सोचने की सच में ज़रूरत है। बात इसी बात पे मैंने कहा था कि ताने हमेशा बुरे नहीं होते, तानों से घबराओ मत, उनको भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो। तो इस चीज़ को लो कि भाई सच में मुझे काम करने की ज़रूरत है या जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। दी अगर आपका जॉब ऐसे स्कूल में है जहाँ हायर सेक्शन को पढ़ाना है, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, मैनरलेस हैं और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप डांट भी नहीं सकते, तो क्या करोगे आप? कौन कौन सा तरीका यूज़ करोगे? प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, ये मेरे साथ हो गया था जब मैं थी 17-18 साल की। 19 और 20 साल तक के भी लड़के थे वहाँ पर और मैं थी 18 की। तो आप उन पर रौब झाड़ के नहीं पढ़ा सकते। अब अगर आप बड़े हो, मान लो, चलो मैं उस केस को अलग हटाऊँ, अगर आप उम्र में उनसे बड़े हो तो आपको समझना पड़ेगा कि उनकी उम्र की दरकार है। वो बदतमीज़ी, वो मैनरलेस पना जो वो दिखा रहे हैं, उनका एज ही ऐसे है कि उनको मज़ा आता है दूसरे की बेइज्जती करने में, समझ रहे हो? तो जब वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं या क्लास में इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, आपको उसको एक स्माइल के साथ हैंडल करना है। साथ में अपना टीचिंग प्रोसेस जो है वो इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि ना चाहते हुए भी उनका इंटरेस्ट आ जाए। उनके लेवल को, उनके लाइफ के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल देने हैं अपने टॉपिक को समझाने के लिए, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ। और कुछ गलतियों को उनके नज़रअंदाज करना पड़ेगा, चाहे वो आपको अंदर तक चीर गई हों। फिर भी जब आप कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं दोगे, उनको मज़ा नहीं आएगा, आपका मुंह उतर जाएगा, उनको मज़ा आएगा, वो आगे और करेंगे कि देखा था मैडम का मुंह कैसा हो गया था। समझ रहे हो? इट्स लाइक बुली। लेकिन यहाँ पर हमारे हाथ में एक पावर है कि हम उनसे बड़े हैं, हमें एग्जैक्ट पता है जो वो कर रहे हैं वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब अगर कोई छोटा बच्चा जिसको कुछ पता ना हो वो आपको गाली दे दे, है ना, सोचो कोई मोटी गाली दे दी या मतलब ऐसे ही कह दिया, कुछ जानवर वाली गाली दे दी, तो भी तो आपको एक क्या लगेगा, ये लगेगा कि कितना बदतमीज़ है। लेकिन आप ईगो पे नहीं लोगे उस चीज़ को, आप उसको झेल जाओगे कि बच्चा है, इसको पता ही नहीं क्या करना है। वो भी बच्चे ही हैं, उनको सच में नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा होता है। तो जब मेरे साथ अभी अगर कोई, मैं कहीं एग्ज़ाम में ड्यूटी देने जाती हूँ, वहाँ पे बड़े बच्चे मिलते हैं, कुछ है तो होती हैं सेम चीज़ें, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, मैंने कहा बेटा आप लोगों को लग रहा है कि आप ना बहुत बड़े हो गए। जब मैं आपकी एज में थी ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी हो गई। फिर मैं 20 की हुई, फिर 30 की हुई, फिर 40 की हो गई। तो मुझे हर दशक बाद हर साल यही लगता अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई। लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो हंसी आती है अपनी हरकतों पर। तो अभी आप भी सोच रहे हो कि आप बड़े हो गए, एंड इट इज़ नॉर्मल। अब से 4-5 साल बाद, या मैं तो कहूँ आपकी जब जॉब लग जाएगी, आप मेरी जगह खड़े होंगे, तब आपके जैसे ही कुछ लोग यहाँ बैठे होकर हंस रहे होंगे ना, मैंने कहा तब आप हंसोगे जैसे आज मैं हंस रही हूँ। तो ये उनको एक तजुर्बा आपका पता होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मैडम वो सब करके आगे निकल चुकी, वो धीरे धीरे फिर मैनेज होते हैं। आप अभी तो एजुकेशन सिस्टम की कह रही होगी डांट नहीं सकते, आप डांट के भी कुछ कर नहीं लोगे उनका। डांटना क्या, अगर मारना भी अलाउड हो ना, आप तब भी नहीं कर पाओगे उन्हें कंट्रोल। उनको बातों से ही कंट्रोल किया जा सकता है बस। दीदी मैं 19 साल की हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उनकी पसंद की लड़की से करा दी। 19 साल का हूँ, अरे फिर से लड़के का आया है। मैंने कहा कि लड़की तुम्हारी पसंद की है तो उसके साथ हनीमून भी तुम ही मनाओ। भाई जब तुम इतने रिजिड थे कि शादी तुम्हारी पसंद से है तो हनीमून भी तुम मनाओ, तो तुम्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट तुम्हें शादी से पहले करना चाहिए था कि नहीं करूँगा, और अगर कराओगे तो फिर मैं हनीमून भी नहीं मनाऊंगा, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूँगा अगर मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई है, कराओगे। ये स्टैंड आपको शादी से पहले लेना चाहिए था, तब तो आप उनकी बातों में आ गए, आपसे उनकी बात टाली नहीं गई। अब जब कोई लड़की आपके साथ बंध गई है, अब आप दिखा रहे हो कि मैं तो हनीमून नहीं मनाऊंगा। सोच के देखो ना, ये उस लड़की के साथ गलत नहीं हो जाएगा?
या फिर आप उससे कह के आए थे कि भाई मैं तुम्हारी मर्ज़ी से तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ और मैं आगे तुमसे कोई संबंध नहीं रखूँगा, उसे बताते कि मैं अपने माँ बाप को मना नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखूँगा क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। उसको बताते, फिर उसका कॉल था कि वो करती नहीं करती। लेकिन अब शादी करने के बाद अगर आप अब ये डिसीज़न ले रहे हो, ये आई एम सॉरी टू से बिल्कुल गलत ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रही अपनी पसंद की लड़की नहीं है फिर भी क्यों नहीं है वो, लेकिन भाई ये डिसीजन आपको तब लेना चाहिए था, अब क्यों? अब आपको मानवीय आधार पे उस लड़की के हिस्से की जो उसकी खुशी बनती है उसको पूरे मन से स्वीकार करके आपको उसको देनी चाहिए। या फिर अब बिल्कुल ही रिजिड हो तो फिर उसको मुक्त करो, फिर यहाँ रख के उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। 2 बातों में से एक चुन लो, दिस इज़ नॉट डन। बहन बहुत सॉर्टेड हो जाती हूँ आपके आंसर सुन के। मेरी सास के साथ देवरानी की वजह से लड़ाई हो गई। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठाया। मेरे ये नहीं समझ में आता, हाथ उठाने की हिम्मत हो कैसे जाती है, जबकि मेरी गलती नहीं थी। मेरे हस्बैंड को भी पता है, जब पहले भी एक बार हाथ उठाया था तब मैंने कहा मेरी गलती नहीं, तो कहने लगे क्या करूँ, उनसे कुछ नहीं कह सकता, तुम पर ही अपना गुस्सा निकालना पड़ा। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। तो आप भी फिर उन्हें पीट सकती हो, उनसे पूछना कि फिर मेरे को भी बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, मैं भी मम्मी पापा किसी को कुछ कह नहीं सकती, मैं भी आपको मारूंगी, मैं भी अपना गुस्सा आप पे निकालूंगी। ये क्या लॉजिक है? भाड़ में गई लड़ाई जो देवरानी से थी, वो तो मैं बाद में पढ़ूंगी आगे। ये क्या था ये जो हो रहा है, पहले इसे सुलझाओ ना। देवरानी जेठानी सास नंद ये तो लाइफ के एक फेज़ तक हैं, जो मरते दम तक रहेगा साथ, जब तक दोनों में से एक नहीं मर जाता साथ रहना, वो पति पत्नी है। आपका पति पत्नी में रायता फैला पड़ा है कि किसी को गुस्सा आ रहा है उसे कुछ नहीं कह सकता, तुझे मारूंगा। ये क्या है? हद हो गई यार। अब क्या है, सिलाई करती हूँ, कहा मत करो, मुझे नहीं चाहिए, खेती करो, मुझसे नहीं होता ज़्यादा काम, खेत का तो मैंने 16 साल बाद करने लगी हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, पैसों की ज़रूरत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा ना इसमें कि सिलाई करना नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने पति का जो गुस्सा उतारने का तरीका है ना, इसको मैनेज करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्टली, कि मेरे को भी बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा, लाओ बैठो अब मैं तुम्हारे मारती हूँ 2-3, मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकती, तो देखो प्यार तुमसे इतना करती हूँ, तुम ही पे उतार सकती हूँ, पहले इस चीज़ का इलाज बनाओ। नॉट डन। चलो आगे दी। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, घर का काम, बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, मैं ठीक से स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, फिर मुझे गुस्सा आता है। कोई सोल्यूशन बताएं जिससे मैं 8 आवर्स पूरे दिन में निकाल पाऊँ। अपने काम लिखो, अपने घंटे लिखो, हो सकता है नींद में कोताही बरतनी पड़े, लेकिन जिस टाइम आपके बच्चे सोते हैं या फिर कितने बड़े हैं, स्कूल अगर जाते हैं, उस टाइम पे आप पढ़ सकती हो, और 8 घंटे लगातार नहीं मिलेंगे पहली चीज़, ठीक है। 2 घंटे आपने मान लो उनके उठने से पहले जब सब शांत है तब पढ़ लिए, 2 घंटे आपने दोपहर में पढ़ लिए, 3 घंटे दोपहर में ज़्यादा टाइम होता है तब पढ़ लिए। खाना कपड़े सफाई सिंपल से सिंपल रखो ताकि घर का काम टाइम पे मैनेज हो जाए। यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है तो दिन तो 24 से 48 घंटे का होगा नहीं, तो जो उन्हीं 24 घंटों में बाकी सब काम कर रहे हैं, आपको वही काम 8 घंटे अगर पढ़ाई के लिए आप निकालना चाह रहे हो तो 16 में करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली आपको हर जगह से थोड़ा थोड़ा टाइम खींचना पड़ेगा, और घड़ी से मिला के 8 घंटे पढ़ना वो नहीं होता, लेकिन आप तन्मयता से पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, वो हो जाएगा काम। तो आपको उस टाइम का शेड्यूल अपना फ्री रखना है, जब आपके बच्चे सोते हों उस टाइम अपनी थकान पकान मत देखना, पढ़ने बैठ जाना। धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है, आखिर के एंड वाले मिनट्स में, अगर शुरू के 10-12 मिनट ख़राब भी हो गए। ठीक दी। मेरा बेटा ग्रेड 6 में है, स्टडी का मन न करता है उसका, ग्रेड 5 तक तो बहुत अच्छा था, अब नहीं करता। देखो एक ना, जब 5th से बच्चा 6th में आता है उसका स्टैंडर्ड चेंज होता है। मैं अपने बच्चों में ये चीज़ देख रही हूँ, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनके बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके लाइफ में। सडनली वो अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, दिख भी रहा है, थोड़ा बहुत शरीर में चेंज आते हैं, उस सब का इफ़ेक्ट पड़ता है पढ़ाई पे। जितने एकाग्र होके
जितनी इम्पोर्टेंस उनकी नज़र में पढ़ाई की 5th तक रहती है, 6th में आके सडनली चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको उनके इस बदलाव के दौर में उन्हें सपोर्ट करना है, जस्ट समझना है कि उनके साथ जो हो रहा है वो उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए तो जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको आप क्लियरली उनको एक्सप्लेन कर दो कि ये होता है, सबके साथ होता है, अकेले तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, मम्मा के साथ भी हुआ है। आधे तो वो वहाँ सॉर्टेड हो जाते हैं कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़, पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 से आए ऐसा नहीं होता। जब बच्चा दिमागी तौर पे इधर उधर कहीं हिलता है तो उसके नंबर डाउन जाते हैं। व्हाट यू शुड डू कि उसको आप किसी तरीके से जोड़े रखो कि बेटा ठीक है, बाकी सब चीज़ें हैं या ये बदलाव आएंगे, ये है वो है, लेकिन हमें काबिल बनने के लिए लंबा प्रोसेस है, इंटर तक, उसके बाद ग्रेजुएशन। इसको हम एक किनारे नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करते रहो ताकि ये भी साथ में चलता रहे। बाकी चीज़ें में तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा जा रही है तो इसको थोड़ा स्मार्टली करो कि कम टाइम में आपका ज़्यादा काम हो जाए। इस तरीके से आप उनको समझा सकते हो। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी पड़ोसन हमेशा यही पूछती रहती है, क्या सब्जी बनाई, सुबह शाम परेशान करती है, ज़्यादा इंटरफेयर करती है लाइफ, मुझे क्या करना चाहिए? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पूछी है, इसमें जवाब आया, आपकी पड़ोसन पूछती है, हमारा तो पड़ोसी पूछता है। एक ही बार बोल दो, डॉग का भरता बना है, खाना है आपको। इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। वही अगर करना है एक सैवेज रिप्लाई कि भैया कुछ ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाली आपकी इच्छा है तो कहने को कुछ भी कह दो, ठीक है। अब मान लो पूछ रहा है, भैया आप बना रही हो ना कुछ, नहीं कोई पंगे लेने तो बना, जो बनाया वो बता दो, है ना। साथ में उनका भी पूछ लो कि मैंने तो ये बनाया है, आपने क्या बनाया। अब उसमें कंडीशन क्या हो सकती हैं कि जी आपने जो बनाया है वो सिंपल सा है, उन्होंने जो बनाया है वो थोड़ा रंग बिरंगा है, तो उनकी तारीफ़ कर दो, अरे भाभी जी आप तो बना लेती हो, हमसे तो अपना वही है, अपनी तो वही दाल चावल आलू टमाटर और क्या बनाएंगे बस। तो ये तो एक कॉमेडी सी हो गई, ये समस्या नहीं है। इरिटेशन आपको हो रही है वो एक अलग चीज़ है, थोड़ी सी वाकपटुता से इसका निकल जाएगा लेकिन हल। तो 2 बातें हैं, या तो उल्टा जवाब दे दो या फिर जो दिया है अपने आप को ऑलरेडी नीचा दिखा के उनको अप कर दो, यही चाहिए होता है एक्चुअली में उन लोगों को। हेलो दी, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, कभी शो नहीं करते। अरे तो तुम शो कर लो यार, नहीं करते कुछ लोग, उनको नहीं लगाना गले, तुम लगा लो गले उन्हें जाके। उन्हें नहीं करना आपके फॉरहेड पे किस, आप कर लो उनके फॉरहेड पे जाके, सिंपल। उन्हें नहीं करनी सेक्स में पहल, आप कर लो। वो नहीं दे रहे आपको फूल, आप खरीद के उन्हें दे दो, उतना ही अच्छा लगता है, करके देखो। दीदी मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, मेरे काम का हाथ ही निकल जाता है बट पूंछ रह जाती है। कल जॉब से आके इतनी यम्मी कढ़ी बनाई बट राइस बॉईल करके रख के भूल गई, आराम करने बैठ गई, चावल बेकार हो गए, एंड में आके हिम्मत ख़त्म हो जाती है। इसका इलाज बताओ प्लीज़ मेरी प्यारी दीदी। अगर आप मेरे कुकिंग वाला पोर्शन देखते होंगे तो जब मेरी सब्ज़ी 10 मिनट उसमें रह जाते हैं तब मैं चावल के नीचे गैस चढ़ा देती हूँ, जला देती हूँ, और उससे पहले आधा घंटे पहले चावल भीगे हुए होते हैं। तो अभी लास्ट जो गया है उसमें कोफ्ते बनाए थे, तो मैंने शुरुआत देखना, सबसे पहले शुरुआत में चावल भिगोए, कुकर सेट करके रख दिया, और जब कोफ्ते की ग्रेवी उबलने लगी थी इधर पानी डाला तो उसमें बॉईल आया और कोफ्ते बुलेंगे, वो इतनी देर में 10 मिनट 15 मिनट का काम था। तो तब मैंने चावलों के कुकर के नीचे गैस जला दी। उससे क्या होता है कि जब तक चावल में सीटी आएगी एक, तब तक आप ऑलरेडी किचन में हो। अब आप सोचो कि सब्ज़ी पूरी बनाने के बाद फिर आप उसमें गैस जलाओ, फिर ये चांसेस हो जाते हैं अगर आप ऑलरेडी बहुत थके हुए हो। तो सिर्फ आपको ये करना है, जब आपका सब्ज़ी का या किचन का काम ख़त्म हो रहा है उससे 15 मिनट पहले ही चावल में गैस शुरू हो जाए, तो जब आप निपटोगे तो उधर चावलों में गैस बंद हो चुकी होगी, इधर सब्ज़ी की, प्रेशर निकलना रह जाएगा, फिर बैठ जाओ आराम से। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी सास ससुर और देवर जेठ सब एक घर में रहते हैं और हम अकेले। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस घर में हम यहाँ रह रहे हैं वो सास के नाम है, बट बनाया मेरे हबी ने है लोन लेकर।
और हम रहने लगे। मेरे हस्बैंड एक बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए लोन पर गाड़ियाँ ली हैं, पर मेरे ससुराल वाले खिलाफ़ हैं कि लोन क्यों लिया और घर बनवा दो जिससे कि देवर और जेठ भी रह लें उनके पास भी। बट फिर भी मेरे हस्बैंड को ही टॉर्चर कर रहे हैं कि घर बनवा दो। मेरी 3 बेटियां हैं, उनके फ्यूचर की सोच के हम कुछ करना चाहते हैं, ससुराल वाले नहीं करने देते। क्या करूं? गाड़ियां रहने दूं या घर बना दूं उनके लिए? गाड़ियां लो और अपना काम सेटअप करो और उनको यही बोलो कि जब काम सेटअप हो जाएगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे, बन जाएगा उसके बाद घर। हाय दी, वी आर लिविंग इन 4 BHK फ्लैट जो ससुर एंड हबी के नाम के। हाफ पेमेंट ससुर ने किया एंड हाफ का लोन मेरे हबी ने उतारा। हम बाहर रहे, रेंट एंड लोन दोनों दिया। कोरोना में WFH मिला हबी को तो यहाँ आ गए, बट किसी को नहीं अच्छा लगा। बट बेबी छोटा था तो 2 ईयर चुप रहे। बहुत लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। फ्लैट बेचना है कहा ससुर ने। मेरे हबी ने पूछा तो बोला 1/3 मिलेगा। हबी ने मना कर दिया। अब लड़ रहे हैं। हमने आधे का लोन दिया, अब 1/3 दे रहे हैं, क्या करें? फिर देवर के साथ रेंट पर रहने चले गए। 8 मंथ रहे उसके साथ, फिर वो मना करके चला गया अपनी वाइफ के साथ, या फिर यहीं आ गए। अब ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। देवर से फिर भी रोज़ कॉल पर बात करते हैं। मेरी बात नहीं करने से अलग किचन बना ली है। क्या करें? कोई फ़ैसला भी नहीं कर रहे हैं। ससुर पेंशन एंड जॉब भी करते हैं अभी, बट हमें कुछ नहीं देते, सब देवर को ही देते हैं। बट मेरे हबी भी उनसे नॉर्मल बिहेव करते हैं। हबी कहते हैं तुम भी बात कर लिया करो, बट मुझे मन नहीं होता बिल्कुल भी, क्या करूं? अगेन वही है कि एक बच्चा कर रहा है तो उन्हें लग रहा है कि बस इसका पूरा खून चूस लो, दूसरा नहीं कर रहा तो उसको इसका खून चूसा हुआ लेके पिला दो। भाई ये सबसे कैड़ा काम है परिवार में। जो वो 1/3 दे रहे हैं ना, आप मेरी सलाह मानो तो 1/3 लेके ही निकल लो, दोबारा बना लो अपना। 1/3 का आधा करने के चक्कर में ये बढ़ता जाएगा। और दूसरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, छोड़ दो अब पैसे की बात। जब आपके ससुर भी नॉर्मल हो गए, हस्बैंड भी नॉर्मल हो गए, यहाँ से आपको 1/3 मिले या हाफ मिले, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना शुरू कर दो जो पूरी आपकी हो। ये कर सकते हो आप। तो जब ये फैसला जो करेंगे करते रहेंगे। 1/3 तो कह ही रहे हैं। ऐसे आदमी का ना जो सही डिसीजन नहीं लेते, घर के बड़े बुढ़े, उनका ये भी नहीं पता एंड में 1/3 भी देंगे नहीं देंगे, वो भी सारा देवर को ही ना चढ़ा दें। तो यहाँ पे ज़्यादा आप रखो मत। तो यहाँ जो होगा होता रहेगा। अब मेरी सलाह तो आपको ये होनी चाहिए कि जो भी अब आप कमा रहे हो उसमें से 20% सेव करके अपनी कोई नई प्रॉपर्टी में आप ट्राई करो, अगर हो जाए उतने पैसे अगर आपके हैं तो। ठीक, चलो। लोगों को फैमिली मेम्बर्स की तरह रखती हूँ। स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट देते हैं, बट बाद में कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी नाम लेके बात करते हैं। क्या करना चाहिए कि लोग इज्जत से ही बात करें। जब वो पहली बार आपके मतलब मान सम्मान के विरुद्ध बात करें ना, आपको उसी टाइम उन्हें टोकना चाहिए। उनको ये परमिशन मत दो कि वो आपकी एक जो दायरा है उससे ऊपर जाएं। और दूसरा, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बनानी पड़ती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो हर आदमी वही है, कोई नमूना भी होगा, अगर हम उसे नहीं जानते हम उससे तमीज़ से ही बात करेंगे। लेकिन जब हम उसे जान जाते हैं, अंदर से इज्जत ही नहीं आ रही उसके लिए, तो फिर मन करता है ना कि इसके नाम रखो। तू तड़ाक करके भी बोल लोगे तो पागल है। अपने ऊपर भी काम करो कि ऐसा तो नहीं है कि आपको जब वो जान जाते हो तो उन्हें ऐसा लगता हो कि आप इज्जत देने लायक ही नहीं हो, आपका बिहेवियर ऐसा है। या फिर जब आप बात कर रहे हो, फॉर्मल चल रहा है, लेकिन उन्होंने बोलना शुरू किया, अब हर एक के साथ ये हो रहा है ना, तो हो सकता है फिर कमी आपके अंदर हो और आप दूसरे में ढूंढ रहे हो, है ना। कहीं आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका बिहेवियर है, ऐसा तो नहीं है कि जब आदमी आपसे बात करने लगता है, मिलने लगता है, तो उसको लगता है कि इसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हल्के में ले रहा है। उस चीज़ पे काम करो। और जब कोई पहली बार आपसे बदतमीज़ी से बात करे या आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं दे, आपको उसी टाइम टोकना चाहिए कि मैं ये टोन नहीं लूँगी या मैं ये इस तरीके की बातें नहीं लूँगी, तो चीज़ें सुधरती हैं। हेलो मैम, मेरी बात का जवाब ज़रूर देना। मेरी कॉलेज ख़त्म हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। जॉब की प्रिपरेशन भी करी, उसके बाद एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किए, लेकिन कहीं फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती और कर भी नहीं सकती ड्यू टू फैमिली कंडीशन। मेरी मॉम नहीं है तो घर भी देखना पड़ता है। लेकिन अब मैं बहुत बंद सी गई हूँ, बस घर और घर के काम, कहीं कोई ग्रोथ नहीं हो रही। शादी के लिए अलग एक सीन है
उसमें भी बहुत टाइम हो रहा है। मुझे फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती है, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करूं। प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? सरकारी नौकरी के लिए हर एक की किस्मत में वो लाइन नहीं होती। सही बात तो ये है। कुंडली देख के बता देते हैं पंडित जी, जो जानकार होते हैं, कि इसकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो टैलेंट का खजाना है, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से सरकारी नौकरी में उनका नाम नहीं है। तो अगर आप यही एक जिद पकड़े बैठी रहोगे कि करूँगी तो सरकारी करूँगी, नहीं तो करूँगी नहीं, तो ये जो आप बंधन महसूस कर रही हो, ये होना स्वाभाविक है। मान लो लगी ना, क्या करोगी? घर में ही बैठी रहोगी। तो प्राइवेट कर लो, और जब बाहर निकलोगी तो जो शादी में लेट हो रहा है, 4 पैसे भी आपके पास जुड़ेंगे। हो सकता है जब बाहर जाओगी आओगी कोई ऑटोमेटिकली आपको ही मिल जाए जिससे आपकी शादी हो सके। तो मेरे हिसाब से तो आपको जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए, जब तक सरकारी नहीं मिल रही तब तक प्राइवेट। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड काम में बिज़ी बोलकर घर में टाइम नहीं देते। मंडे में भी, मंथ में भी ऑफ नहीं लेते। ये वही है जो पहला क्वेश्चन था। उनको अच्छा नहीं लगता घर पे। आपको घर के माहौल में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, अपने बातों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, फ्री में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ। फ्री में नहीं, लिख रही होंगी दीदी में, पर पता नहीं क्यों नर्वसनेस होती है, जैसे अपने खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। इसमें पता नहीं क्यों वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। जो स्टेज फियर होता है ना, सेम चीज़ कैमरा शाई भी होती है, लेकिन जैसे स्टेज फियर है जब आप परफॉर्म करने लगते हो तो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जब आप बनाने लगोगे वीडियो तो धीरे धीरे वो झिझक ख़त्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, मेरी डिलीवरी है और सास के गोड़े हैं, दर्द करते हैं। मेरी जेठानी हमारे साथ है और बहुत कहे बिना वो करेगी नहीं, तो मैं टेंशन में हूँ। यार सुन लो बात, मेरे को समझ में नहीं आता इतने ईगो क्यों हैं। अगर हमें किसी से काम करवाना है और वो कह रही है कि मैंने करा इसलिए हो गया, तो सही तो कह रही है। अगर हो गया, गुस्सा तब आए जब करे बिना वो कहे। मान लो आपकी जेठानी आपका करे ना, और फिर कहती फिर है कि मैंने इसके जापे में करा, तो गुस्सा आना जायज़ है, भाई झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन अगर कोई आपका कर रहा है और वो फिर गा रहा है मैंने करा, तो फिर कहने दिया करो। बल्कि उल्टा उसके कहने से पहले आपको कहना चाहिए कि मेरी जेठानी ने मेरा करा, ये ना होती तो मैं परेशान हो जाती। फिर देखो रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, खुश भी रहोगी आप भी वो भी। चलो नेक्स्ट, दी मैं आपकी तरह गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर है। भाभी की जॉब मैके में है, वो वहीं रहती है, बट वो भाई को भी वहीं रखना चाहती है। भाई नहीं जाना चाहता, इसलिए बहुत लड़ाई करती है भाई से, जिसकी वजह से मैं और मम्मी बहुत परेशान रहते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो मेरा भाई डिप्रेशन में चला जाता है। उसको 12th क्लास से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी उसको कोई टेंशन होता है मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या करूं? उन दोनों के बीच में मुझे बोलना ठीक नहीं लगता। मैं पूरा पढ़ ही नहीं रही। जब उसकी गवर्नमेंट जॉब थी तो आपने ये चीज़ें तो तय करी होंगी ना कि ट्रांसफ़र हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक पत्नी होने के नाते वो गलत कैसे है? भाई वो जॉब कर रही है, ट्रांसफ़र पता नहीं, तो वो चाहेगी ना कि उसका पति उसके साथ रहे। तो आपको तो अपने भाई को ये समझाना चाहिए कि अगर जा सकता है चला जा, कौन सा तो हमेशा के लिए जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, आ जाइए यहाँ लेके। कम से कम शादी के शुरुआती साल हैं, साथ तो रहेगा। आपको तो उल्टा उसे सपोर्ट करना चाहिए, वो क्यों नहीं जा रहा। लड़की भी तो शादी करके घर छोड़ के आती है, तो अगर 1-2 साल वो रह लेगा तो क्या दिक्कत है। यहाँ तो मेरा तो मानना यही है। चलो दी प्लीज़ रिप्लाई कर दो। एक देखो इसमें है, मैंने क्लिप बना के देखी, लिंक यहीं पर शेयर करके देख रही हूँ, तो वो चल रहा है। जो लोग शॉर्ट्स मतलब इसमें वीडियो में देखना चाह रहे हैं ना कि शॉर्ट बनाएं तो वो अपने स्टेटस पे या कहीं और शेयर कर सकें छोटा हिस्सा, तो वीडियो जब आप मान लीजिए आपके सामने अभी ये प्ले हो रही है, आप जो आपको पोर्शन पसंद आ रहा है वीडियो का, वहाँ नीचे कैंची का निशान बना हुआ है, उस पर आप टैप करो तो वहाँ से वो क्लिप हो जाएगी और जितनी देर की आप चाहो उतनी क्लिप कर सकते हो। फिर आएगा शेयर का बटन, तो उस शेयर के बटन पे आप जहाँ पर भी उसको शेयर करोगे वो लिंक एक शेयर हो जाएगा, और उस लिंक पर जब कोई टैप करेगा तो जो पॉइंट आपने चुना है वीडियो का, मान लो वीडियो है 1 घंटे की,
आपने 40 मिनट कुछ सेकंड पे कोई आपको बात अच्छी लगी जो आप शेयर करना चाह रहे हो अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, तो जैसे ही वो आदमी उस लिंक पे क्लिक करेगा वो वीडियो के एग्जैक्ट उसी हिस्से पे पहुंच जाएगा। तो जो शॉर्ट नहीं कर सकते काम, शॉर्ट में लिमिट होती है, जो नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड हो रही मेन करने में, शॉर्ट में लिमिट होती है 3 मिनट की। और कई बार क्वेश्चन 3 मिनट से पहले ख़त्म होते हैं, मोस्टली नहीं होते, तो फिर बात जाएगी आधी अधूरी, उसको कोई कुछ और वे में लेगा, कोई कुछ और वे में लेगा, इसलिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो भी बढ़िया मुझे लगता है सॉल्यूशन या मुद्दे की बातें हैं वो 3 मिनट से ऊपर ही जा रही हैं। क्वेश्चन ना पढ़ूं सीधे जवाब दूं वो भी ठीक नहीं है। तो उसमें जो है आप ये जो क्लिप वाला ऑप्शन है ये काम कर रहा है, इन्होंने यार लिंक भेजा है करके और ये काम कर रहा है, ठीक। तो जिसको भी इन वीडियो का कोई हिस्सा अपने स्टेटस में या कहीं पर भी शेयर करना है, किसी को भेजना है, जस्ट क्लिप पे दबाओ और शेयर करके वहाँ पे भेज दो, वो लिंक वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट, दी मेरी सास ने मुझे सारे अपने मायके वालों के आगे बदनाम कर रखा है, पूरा दिन मेरी चुगलियाँ करती है, मुझसे बिल्कुल भी सुनने नहीं होता, मैं अपने आपे से बाहर आ जाती हूँ, फिर सभी मुझसे बुरा बोलते हैं, सास से लड़ाई करती है, मेरी मम्मी पापा को गालियाँ देती है। जब मैंने एक दिन बोला अगर मेरी मम्मी ऐसी भी फिर आपकी मम्मी भी ऐसी हैं, तो उसने अपने सभी मायके वालों को बता दिया कि मैंने उनके पेरेंट्स को गाली दी। फिर उनके मायके वाले सब मुझ पे सवार हो गए। तो कौन होती है हमारी मम्मी को ऐसा बोलने वाली। तो क्या करूं मैं, मरने को मन करता है। मेरा एक 3.6 ईयर का बेटा है, 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूं, कोई नहीं समझता। मुझे क्या करना चाहिए, अपनी चुगलियाँ चुपचाप सुनते रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मतलब आपके सामने बैठ के ही वो अगर बात कर रही हैं तो जो कर रही हो वो जवाब देती रहो। अब ये कि जी वो सवार हो गए, तू कौन होती है हमारी मम्मी को कहने वाली। तो सिंपल कि ये कौन होते हैं मेरी मम्मी को कहने वाले, वही मैं होती हूँ। अगर मेरे पति होने के नाते या मेरी सास होने के नाते ये उन्हें गालियाँ दे सकती हैं, तो मैं भी इनकी बहू होने के नाते इन्हें दे रही हूँ। तेरा तुझको अर्पण, कि थोड़ी सी भी तमीज़ होती ना तो मेरी हालत का ध्यान रखते, और जैसे भी कर रही हूँ कर मैं ही रही हूँ। ये जो लड़ने आए हैं करने इनमें से कोई नहीं आ रहा था। तो तमीज़ नहीं है, तो जब मेरे को बदतमीज़ी करोगे तो भाई हर कोई झेलता नहीं है, आप ये बोल सकती हो। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं इसमें जो कई बार हो रहा है, हिम्मत करके हमने एक बार बात कर ली, कलेश हुआ, हम वापस बैक फुट पे आ गए, कुछ दिन चुप रहे, नॉर्मल चला, लेकिन वो कलेश इसीलिए होता है ताकि आप आवाज़ ना उठाएं। अगर उस कलेश से डर के पीछे हट जाओगी तो जो स्थिति है जस की तस रहेगी। अगर स्थिति बदलनी है तो कलेश हो, बातें हो, सवार हो या ना हो, आपको अपनी बात अगर सही है उस पर अड़े रहना है, तभी आगे बात चलती है। जब उनको ये मैसेज जाता है कि भाई ये नहीं झुकेगी। लेकिन आप प्रेग्नेंट हो तो मेरी सलाह सबसे पहले आपको ये है, अपनी तबीयत की तरफ ध्यान रखो। आपके सामने अगर बैठ के नहीं कर रही हैं तो कोशिश करो आपको सुनाई ही ना आए, जस्ट करने दो उन्हें जो कर रही हैं। फ़िलहाल आप प्रेग्नेंट हो, अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दो। इस टाइम कोई ऊंच नीच आपके साथ हो गई हार्मोन्स में या वैसे कमज़ोरी में तो वो ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल तो इस पे ध्यान दो। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, आपको लग रहा है प्रेगनेंसी जस्ट लाइक अनदर नॉर्मल डेज ऑफ लाइफ, तो फिर आप करारा जवाब दे सकती हो कि भैया जो जैसा कहेगा वो सुनेगा, अगर नहीं सुनना तो मेरे माँ बाप को भी मत कहो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, बड़े और छोटे भाई नहीं कमाते, सास ससुर दोनों पेंशनर हैं, पूरा पैसा दोनों के बच्चे पे खर्च करते हैं, साथ ही हस्बैंड से भी महीने का 15-20 हज़ार लेते हैं। हस्बैंड ब्लाइंडली उन्हें सपोर्ट करते हैं और मेरी पापा ने विरोध किया तो उन पर हाथ उठा दिया। मैं वर्किंग हूँ और सारे खर्चे खुद उठाती हूँ। सास मेरे हस्बैंड पे ब्लैक मैजिक करती हैं, हमारे बीच झगड़ा कराती हैं ताकि उन्हें सारे पैसे मिलते रहें। आपके पापा पे भी हाथ उठा दिया, मतलब बस यही और बच रहा है कि हमारे पति हमारे माँ बाप को गालियाँ तो दे ही रहे हैं, हर उसमें मारेंगे भी। बहुत बढ़िया, मैं तो ना लेती भाई ये चीज़, तुम बर्दाश्त कर रहे हो। ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक दिमाग से पैदल है क्या। वो जॉब करके अपना खर्चा तुम खुद उठा रही हो, खुद भर रहा उन्हें, उसके बाद भी कोई टोक रहा तो मना कर दे कि भाई मेरे माँ बाप हैं मैं तो दूंगा, हाथ उठा देगा। अब बात वो आती है, चलो मेरा गुस्सा छोड़ो कि करना क्या है, क्या ही करोगे।
15-20 हज़ार उनको हर महीने दे रहा है और कितना वो दीवाना हुआ पड़ा है कि आपके पिताजी तक पे हाथ उठा रहा है। तो भाई मैं तो अगर इस कंडीशन में हूँ ना, मैं उसे छोड़ छाड़ के अपने घर जाके रहूँगी। सीधी बात ये है, मैं तो ना रहूँगी ऐसे इंसान के साथ जो इतनी भी तमीज़ नहीं। उसे पति को क्या इज्जत देगा, उसके माँ बाप को ही नहीं दे रहा। इतनी बदतमीज़, इतना भी नहीं सिखाया उसे उसके घर वालों ने कि माँ बाप और सास ससुर एज तो कम से कम तमीज़ रख लेता। मैं तो ना लेती ये चीज़। चलो, थैंक्स फॉर दिस एपिसोड। यू आर अ ट्रू जेम दी। प्लीज़ बताएं ग्रेड 1 के स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर लर्न कैसे करवाते हैं। आप जब ये आराध्या छोटी थी, ऐसा है क्वेश्चन उसको बताना होता है कि ये मैम बोलेंगी, आंसर उसके सामने आपको ईजी वे में, मतलब जैसे बोलने में मान लो कोई बच्चा है आ ऊ वो हिज्जे करके पढ़ रहा है, आप उसको सिंपल एक पूरा फ्लो में जब बोल के दिखाते हो ना, तो बच्चा सुन के गाने की तरह याद कर लेता है। तो स्टार्टिंग में उसको आपको आंसर बोल बोल के याद कराने पड़ेंगे कि ये वाली लाइन मैम बोलेंगी, वो भी आपको पढ़नी है, फिर ये आपको बोलना है। क्वेश्चन 1 बार पढ़ो, आंसर 3 बार पढ़ो, धीरे धीरे फिर उससे बोला आप बोल के दिखाओ, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। बोलने लगते हैं बच्चे। 3 में नहीं करेगा, 5 में करेगा, 5 में नहीं करेगा, 10 में करेगा, लेकिन जब तक उसको अच्छे से फ्लुएंटली पढ़ना नहीं आता तब तक आपको उसको बोल बोल के आंसर याद कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट दी, एक छोटा सा जवाब है मेरा, जवाब नहीं सवाल। 7 ईयर्स का है, बेटे का खाना नहीं खाता, वो खुद खिलाती हूँ। वो खुद से खाता है तो ना सब्जी खाता है, मैं खिलाती हूँ तो इधर उधर ज़्यादा जाता है। प्लीज़ बता देना मैम। देखो जी, 7 साल का है, सॉरी 7 साल का है तो उसको आपको छोड़ देना पड़ेगा, या आप ये कर सकती हो बिल्कुल ना छोड़ो। भाई 3 मील हैं बड़े, स्नैक्स वगैरह तो बच्चे चबा ही लेते हैं, उनका तो वो है, वो पेट अलग होता है स्नैक्स भरने वाला और खाने के लिए अलग होता है ना। ये मजाक की बात होती है लेकिन लगता है ऐसे ही है। उसको 3 मील में से आप ये कर सकते हो कि 1 मील आप खिलाओ, 2 लेकिन उसको खुद खाने दो, तो वो एक बैलेंस भी रहेगा, न्यूट्रिशन भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो सीखेगा कैसे। आप खुद खिलाती रहोगी तो कब तक खिलाओगी, आदत कैसे पड़ेगी उसको। तो बात यही है। तो ये थे एपिसोड 85 के 165 प्रश्न में से मैंने छोड़े हैं जो लंबे की वजह से, वो हैं 2, और 4 के मैंने शायद कमेंट में जवाब दिए हैं जो मुझे अच्छे से याद आ रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से कोई नहीं छोड़ा, 2 ही छोड़े हैं जो बहुत लंबे थे, ऐसे 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 करके। तो भाई ट्राई करो, क्वेश्चन छोटे हों, क्रिस्प हों, स्पेलिंग ठीक हो, ताकि मुझे उन्हें पढ़ने में छोड़ने की नौबत ना आए। और अगर कमेंट्स बढ़े होंगे, जो भी होगा, जब वीडियो लाइव होती है 2 बजे, कोशिश किया करो जितना जल्दी से जल्दी आप उस पर कमेंट कर दो, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन छोड़ने हुए तो ऑब्वियसली मैं एंड वाले छोड़ूंगी, शुरू वाले नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर यह एपिसोड 87 ख़त्म हुआ है। अब मैं आपको मिलूँगी एपिसोड 86 के जवाब लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, अभी तक भी नहीं किया है तो। आपके किसी पास वाले के साथ ऐसा कुछ है जो इस तरीके के यहाँ पर शेयर हो सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो कमेंट करके। तो जैसे मैंने इनके पढ़े आपके पढ़ूँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सॉर्टेड रहो, खुश रहो, एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।